हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने क्लास 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस 0 to N टर्म 2 का खत्म कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां पे 12th अकाउंटेंसी, 12th इकोनॉमिक्स, 12th बिजनेस स्टडीज फॉर टर्म 2 चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज वीडियो अवेलेबल है। अभी भी अगर आप ईमानदारी से शुरू करोगे ना क्लास, तो एक हफ्ते के अंदर इको का और एक हफ्ते के अंदर बीएसटी का सिलेबस आराम से खत्म कर लोगे। और लगभग 20 डेज अगर आप मन से पढ़ोगे, डेली 3-3 4-4 वीडियोस देखोगे, तो 20 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, कंप्लीट सिलेबस होने के बाद मैं चैप्टर वाइज थियोरी लेके आऊंगा। तो आज हमारा पहला दिन है। हम लोग एनपीओ से शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 1 से, और इसके अंदर जितनी भी थियोरी है, यानी इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो भी थियोरी इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा, डोंट वरी, जितना भी आपको कराऊंगा क्लास उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ध्यान से अच्छे से बैठना है, बैठ के सुनना है। मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जा सकती है, और सारी की सारी थियोरी का जो ये पीडीएफ है, ये आपको हमारे एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। और इसके अंदर अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों का होगा क्लास फोल्डर। तो आप अकाउंट्स के अंदर जाके थ्योरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट थ्योरी वन शॉट के अंदर आज हम खत्म करेंगे अकाउंटेंसी। वीडियो एंड तक देखना क्लास, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, बिकॉज सारी चीज़ें मैंने वो रख रखी हैं जो पूरा चैप्टर कवर करेगा और इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एनपीओ है क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट मेड फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए क्लास नहीं बनी है। इनका मेन मोटो क्या होता है? नेशन को सर्व करना। इनका मेन मोटो है सोशल वेलफेयर प्रमोट करना। इनका मेन मोटो जो है वो है क्लास कल्चरल, किसी कल्चर को प्रमोट करना अपने नेशन की, एजुकेशन को प्रमोट करना, हेल्थ को प्रमोट करना। जैसे अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम पे लोगों को अवेयर करना, लोगों को मुफ्त में सैनिटाइजर देना, लोगों को मुफ्त में मास्क बांटना, लोगों को अवेयर करना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क पहन के चलें, अपने हेल्थ को स्ट्रांग रखें, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना। या किसी रिलीजियस को प्रमोट करना, पब्लिक सर्विसेज, जो आप सेवाएं, आम जनता को जो सेवाएं मिलती हैं उनको प्रमोट करना। और ये सेवाएं किसको देते हैं? दो लोगों को, एक मेंबर्स और दूसरा आम जनता। मेंबर कौन होते हैं? जो इनमें जुड़े हुए होते हैं, जो इन संस्था के अंदर जुड़ जाते हैं, दे आर कॉल्ड मेंबर्स। और आम जनता, इनको सर्विस देने के लिए। या फिर बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती हैं जो विडो होती हैं, उनकी सेवा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट की बात करना। उनका ये जो वृद्ध आश्रम होते हैं, जहाँ पे बूढ़े लोग, जिनको जिन माँ बाप को बच्चे निकाल देते हैं या नहीं पूछते, जिनके बच्चे नहीं होते, उन लोगों की सेवा करना। या फिर कंज्यूमर को जो लूटा जाता है, कंज्यूमर के साथ जो चीटिंग की जाती है, फ्रॉड किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करना। या फिर जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो लोगों के चैरिटी से चलता है और लोगों की भलाई के लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो इनका मेन मोटो क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ इज टू सर्व द नेशन, नॉट प्रॉफिट अर्निंग। इनका मेन काम प्रॉफिट करना नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इनके पास प्रॉफिट्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, इनका मेन मोटो ये नहीं था। इनका मेन मोटो था लोगों का भला करना। जैसे बहुत सारे इधर लंगर बंटते हैं, खाना पीना बंटवाया जाता है लोगों को, गरीबों को खाना पीना दिया जाता है, सर्दियों में कंबल बांटते हैं, है ना। तो ये सारी संस्था जो है वो एनपीओ, जो लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा सर, अगर हम लोगों की भलाई करेंगे तो हमें पैसा भी तो चाहिए होगा ना, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? तो सोर्सेज ये है, मेन सोर्सेज। इनके अलावा भी और भी छोटे मोटे कई सारे सोर्स होते हैं, बट मेजर सोर्स जहाँ से पैसा आता है। और ये देखो, हमारा इंटेंशन तो लोगों की भलाई करने का है, सेवा करने का है, लेकिन उसके बाद भी तो हमें पैसा चाहिए ना। पैसा क्यों चाहिए क्लास? अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम चाहेंगे हमारे पास हमारी टीम हो, उन टीम में उनकी सैलरी देना, मान लो कोई सफाई वाला है उसके पैसे देना, या फिर कोई गाड़ी है जहाँ से हम जाते हैं उसका फ्यूल खर्चा देना। ये बहुत सारे खर्चे और होते हैं जो हो जाते हैं, तो कुछ तो हम खुद कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब लोग देखते हैं कि यार वाह, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ आके काम तो नहीं कर सकते, वहाँ पर हम आपको थोड़ा पैसा दे सकते हैं, आप काम को और अच्छे से करो, जो मन में है आपके अच्छा काम करने के लिए वो आप और अच्छे से करो, यानी कि डोनेशंस। इसका मतलब है क्लास डोनेशन। एग्जाम्पल, मैं एक मंदिर में गया, मैंने देखा कि यार ये मंदिर वाले रोज लंगर कराते हैं, रोज पूड़ी सब्जी हलवा बांटते हैं, तो मैंने उनको थोड़े से पैसे दिए। मैंने बोला देखो यार, ये मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, और आप जो है इससे जो है अच्छे से और लंगर अच्छे, ऐसा ना हो किसी दिन लंगर बंद हो जाए, गरीबों को खाना ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको थोड़े से पैसे दे दिए। तो डोनेशंस, डोनेशन से पैसा आता है। मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी। अब अगर मैं उनसे बोलूँ यार, मैं भी तुम्हारे साथ मिलके काम करना चाहता हूँ, कुछ मैं भी तुम्हारे एनपीओ का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो वो मुझसे एक फीस चार्ज करेंगे, जिसको मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी बोलते हैं। इट मे बी लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ टाइम के लिए भी मैं फीस दे सकता हूँ,
सब्सक्रिप्शन, हर मेंबर से क्लास थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड पे कलेक्ट किया जाता है कि ठीक है हम लोग 100 लोग हैं, हम हर महीने हजार हजार रुपए जहाँ भी हम सैलरी पे काम कर रहे हैं या जो भी हमारी इनकम है वहाँ से लेके आएंगे, हजार हजार रुपए हमें देना है, कंट्रीब्यूट करना है ताकि 1 लाख रुपए इकट्ठा हो और हम महीने भर जो है अपना अच्छा काम कर सके जो भी हम करना चाह रहे हैं, या हमें गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है। तो ये सब मेन सोर्सेस है जहाँ से क्लास एनपीओ के पास फंड आता है, राइट। नेक्स्ट, एनपीओ क्या है? एक लीगल एंटिटी, यानी कानून की नज़रों में एनपीओ की एक अलग पहचान है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्लास सोनू सूद ने भी क्लास एक एनपीओ बनाया जिसके लिए क्लास उन्होंने लोगों को जगह जगह पहुंचाना, लोग जहाँ फंसे हुए हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते और सरकार भी परमिट नहीं कर रही थी, उस टाइम पे उनको अपने घर परिवार तक पहुंचाने का जितना अच्छा काम किया, तो लोगों ने क्या किया, उनको प्रेज किया कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये लो थोड़े से पैसे हमारी तरफ से लो। तो ये पैसे आपको क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि आप अपने इस काम को और स्मूथली चला सको, आप और ज़्यादा गाड़ियों का अरेंजमेंट कर सको, उनके ड्राइवर्स को पैसे दे सको, उनको फ्यूल का पैसा दे सको, राइट। अब सोनू सूद लोगों की मदद करने के चक्कर में है, लेकिन जिस गाड़ी को उन्होंने हायर किया है वो गाड़ी वाला तो अपना पैसा लेगा ना, अपना जो भी किराया बनता है वो लेगा, या जो ड्राइवर है वो सैलरी तो लेगा ना, उसका तो मेन मोटो ये नहीं कि लोगों का भला कर रहा हो, तो घर बार चलाना चाहता है अपना। अब सोनू सूद कैपेबल है, वो ऐसा कर सकते हैं, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके सोर्सेस मैंने बता दिया आपको। और एनपीओ एक लीगल एंटिटी है, यानी कानून की नज़रों में एनपीओ अलग है और एनपीओ के मेंबर्स अलग है। जिस तरह से रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, उसी तरीके से एनपीओ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स प्रमोटर। प्रमोटर को आप मेंबर कह सकते हो, बस प्रमोटर उन लोगों को बोलते हैं जो सबसे पहले मेंबर बने, जिनके मन में एनपीओ खोलने का आइडिया आया। मैंने सोचा कि यार एक एनपीओ चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, हम लोगों की मदद करेंगे, तो मैं प्रमोटर बन गया, ठीक है। एनपीओ इज मैनेज बाय अ ग्रुप, एनपीओ को ना मैनेज किया जाता है। अब देखो कितना पैसा आया, क्या आया, अब मान लो किसी एनपीओ में 10,000 लोग जुड़े हुए हैं या 1,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो 1,000 लोग थोड़ी हिसाब किताब रखेंगे, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफन कॉल्ड ट्रस्टी। तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रस्टी। और वो ट्रस्टी क्या करता है? क्लास उसको मैनेज करेगा। कई सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं इंडिया के अंदर जो एनपीओ है, तो एनपीओ के ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टी अवार्ड फंक्शन वगैरह में आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रस्टीज हैं, यानी कि भरोसा जिन पे किया जा सकता है, तो वो एनपीओ के अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। हर चीज़ वो मैनेजिंग कमेटी कह लो या ट्रस्टी कह लो, जो ये लोग क्या करते हैं? मैनेज करते हैं एनपीओ को। मान लो हम लोग एनपीओ बनाया, उसमें 10,000 लोग जुड़ गए हमारे साथ, तो अब 10,000 लोग कितना पैसा दे रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है, अब सब लोग मिलकर हिसाब किताब करने लगे तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए कुछ अलग लोगों को रख दिया जाता है, दे आर कॉल्ड ट्रस्टी, और वो सारा हिसाब किताब देखेंगे, पैसों का, फाइनेंशियल मैटर, या क्या हो रहा है, क्या नहीं, इंटरनल चीज़ें वो चेक करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनपीओ के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं? तो एनपीओ के अंदर सबसे पहला बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ये तीन चीज़ें बनाए जाते हैं, ये तीन है फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, जो हम लोग बनाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? तो नाम से पता पड़ रहा है क्लास, रिसीट्स एंड पेमेंट, इट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक। जब भी बोलता हूँ कैश, तो कैश का मतलब दो है, कैश भी और बैंक भी। तो जितना भी पैसा आया और जितना भी पेमेंट हुआ है उसकी समरी, आपको पता है आपने 11th में कैश बुक पढ़ रखा होगा, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, वो डेट वाइज बनाते थे आप ना, कैश का आया तो कैश कॉलम में, बैंक का आया तो बैंक कॉलम में, डबल कॉलम कैश बुक, राइट। तो जितना भी पैसा आया गया वो आप कैश बुक में लिखते हो और उस कैश बुक की समरी लास्ट में उठा के चेक करोगे, हाँ जी इतना आया इतना गया, उसको बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सर फर्क ही क्या रह गया? फर्क बेसिकली मैं बताऊंगा आगे जाके क्या है डिटेल में, बट अभी ये समझो कि वो डे टू डे बनता है, लेकिन ये साल के एंड में एक ही बार सीधे इतना पैसा आया इतना पैसा गया, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बेसिस पे बनता है, यानी कि जितना भी कैश आया वो रिसीट और जितना भी पेमेंट हुआ वो पेमेंट। तो पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, चाहे कभी कभी हो, चाहे पिछले साल का हो, दूसरे 2 साल का हो, अगले साल का हो, बस पैसा आना चाहिए। पैसा आज की डेट पे आ गया तो जी आज की रिसीट है, पैसा आज चला गया तो आज की पेमेंट है, भले ये पैसा पिछले साल का हो अगले साल का, उससे कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ कैश ही रिकॉर्ड किया जाएगा। उधार किसी को कुछ दिया है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या कुछ काम करा लिया आपने इसकी पेमेंट नहीं करी तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि किस बेसिस बनता है? कैश बेसिस पे। और क्योंकि कैश बेसिस पे बनता है, इसका नेचर क्या है? रियल अकाउंट नेचर। ध्यान रखना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट नेचर है। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं। सर रेवेन्यू क्या होता है? जो रोजमर्रा की एक्टिविटी में किया जाता है, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ये सब रेवेन्यू नेचर का है। कैपिटल नेचर बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, तो इसके अंदर, या बिल्डिंग बेचना, मशीन बेचना, इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो क्लास छोटा मोटा खर्चा हो,
बड़ा खर्चा हो, डे टू डे एक्सपेंस हो या नॉन रैकरिंग एक्सपेंस हो, कभी कभी होने वाला खर्चा, सब कुछ आएगा इसके अंदर। हर तरह के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर सीधी सीधी बात, कहीं से कितना भी कभी कभी, कहीं से कितना भी कभी कभी पैसा आ जाए रिसीट, कहीं से कितने का भी कभी भी पैसा चला जाए कभी कभी, वो आ गया पेमेंट, पैसा आया डेबिट, पैसा गया, इररेस्पेक्टिव पीरियड, आपको पीरियड से लेना देना नहीं है। बस इसके अंदर आपने ध्यान रखना है जितने भी रिसीट आएंगी डेबिट, जितनी भी पेमेंट होंगी क्रेडिट। नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर किया जाता है, जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो शो करता है ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शो करता है क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस। यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो शो करता है कि साल के शुरू में कितना बैलेंस है, जो टू बैलेंस बीडी होता है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो टू बैलेंस बीडी है वो शो करता है साल के शुरू में कितना पैसा है, और जो बाई बैलेंस सीडी होता है ना, वो शो करता है कि साल के एंड में आपके पास कितना पैसा है, राइट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहली बात, ये है क्या और ये क्यों बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एनपीओ डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आपने ये देखा होगा 11th क्लास के अंदर कि हर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पी&एल अकाउंट बनाती है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो एनपीओ है वो डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करता, एज दे डू नॉट सेटअप विद अ पर्पस टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि इनको प्रॉफिट अर्न के लिए बनाया ही नहीं गया है। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू डिटरमाइन सरप्लस एंड डेफिशिट। यानी कि सेम टू सेम पी&एल अकाउंट जैसा ही एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस अच्छा नहीं लगता ना एनपीओ के लिए। यार आप एनपीओ हो और आप बोल रहे हो कि हम बना रहे हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो भैया प्रॉफिट और लॉस कैसे बनाओगे अगर आप एनपीओ हो तो? अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अलग से क्या करते हैं क्लास, अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके अंदर क्या आता है, सरप्लस और डेफिसिट। मतलब जो प्रॉफिट है वो सरप्लस है, जो लॉस है वो डेफिसिट है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो सरप्लस आएगा, अगर रेवेन्यू कम है तो डेफिसिट आएगा। सेम टू सेम उसी तरीके से होता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ इसी साल में जो खर्चे हुए वो रिकॉर्ड होंगे, भले उसकी पेमेंट हुई हो चाहे ना हुआ हो। इस साल जो कमाया वही रिकॉर्ड होगा, भले ही पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो। ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, क्योंकि देखो जहाँ भी इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। तो 11th का जो पीएनएल पढ़ा वो भी एक्रूअल बेसिस पे था, वो भी नॉमिनल नेचर का था, ये भी नॉमिनल नेचर का, बस नाम अलग है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया उसकी जगह। ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। रेवेन्यू मतलब बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लिखोगे आप, बिल्डिंग की सेल पे लॉस लिखोगे, प्रॉफिट लिखोगे, लेकिन बिल्डिंग की सेल नहीं लिखोगे। गुड्स बेचा वो लिखोगे, मेटल कंज्यूम लिखोगे आप, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें लिखोगे, ग्राउंड का रेंट दिया वो भी लिखोगे, जनरल डोनेशन भी लिखोगे, बट स्पेसिफिक डोनेशन नहीं लिखोगे क्योंकि वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। तो रोजमर्रा के जो नॉर्मल खर्चे कमाई है वही सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड होता है। कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। रिसीट एंड पेमेंट में सभी रिकॉर्ड करते हैं किसी भी साल का, लेकिन ये कहते हैं नहीं, ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, वो भी इस साल का। अगर किसी ने मुझे पिछले साल का सब्सक्रिप्शन दे दिया तो वो रिकॉर्ड नहीं करूंगा, किसी ने मुझे अगले साल का आज ही एडवांस दे दिया वो रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी साल का लेना है, भले ही वो पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, और अगले साल का और पिछले साल का मिल भी गया हो तो मुझे उसे नहीं लेना है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन ऑल्सो रिकॉर्डेड लाइक क्लास। नॉन कैश ट्रांजेक्शन जितने भी हैं वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उसमें पैसा नहीं जाता, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। जितने भी खर्चे हैं रिलेटिंग टू करंट ईयर, ठीक है, वो डेबिट साइड आएंगे। जितनी भी कमाई है रिलेटिंग टू करंट ईयर और रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए वो आएंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, राइट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसका जीपी ओपनिंग बैलेंस होता है ना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, राइट।
जनरल डोनेशन जो क्लास किसी शर्त के साथ नहीं है, आप जहां मर्जी आप वहां उस डोनेशन का पैसा यूज कर सकते हो, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड, ठीक है। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड। जबकि स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होता है क्लास क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यानी कि जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो लाइबिलिटी है। जनरल डोनेशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, वो इनकम है, राइट। सर एंडोमेंट फंड क्या होता है, ये कभी समझ नहीं आता बेसिकली क्या है क्लास। देखो एंडोमेंट फंड का सिंपल सा मीनिंग, मैं एक एनपीओ हूँ, किसी ने मुझे डोनेशन में एक पूरी की पूरी बिल्डिंग दे दी, या बैंक की कोई एफडी दे दी 1 करोड़ की एफडी की, सर ये लो 1 करोड़ की एफडी हम आपको डोनेशन दे रहे हैं। मैंने बोला वाह 1 करोड़ रुपए अब मैं एंजॉय करूंगा। वो कह रहे नहीं सर ये पैसा आप खर्च नहीं कर सकते, इस 1 करोड़ की एफडी आप बैंक में रख दो, इसको गलती से भी मत छूना। तो मतलब फिर मेरे क्या काम का है? तो वो कहते हैं इस एफडी से जो भी ब्याज तुमको मिलेगा वो तुम खर्च कर सकते हो। मतलब एफडी तुम्हारा नहीं है, एफडी का ब्याज तुम्हारा है। समझ गया? समझ गए? तो इस टाइम पे जो एफडी है ना, इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड। उसी तरीके से मुझे एक ने बिल्डिंग दे दी, मतलब वाह यार ये बिल्डिंग हमारी हो गई अब। वो कहते हैं जी बिल्डिंग आपकी लाइबिलिटी है, बिल्डिंग आप खर्च नहीं कर सकते कभी, बिल्डिंग को हाथ ही मत लगाना। बस इस बिल्डिंग में जो किराएदार है उनसे जो रेंट मिल रहा है ना, उस रेंट को खर्च करो आप समाज कल्याण के लिए, भले के लिए, बिल्डिंग को हाथ मत लगाना कभी भी। मैंने बोला ठीक है। किसी ने मुझे एक बहुत बड़ी बस गिफ्ट कर दी, मैंने कहा वाह ये इतनी बड़ी बस मैं क्या करूंगा, इतनी बड़ी बस का, हमारी तो छोटी सी फैमिली है। तो वो कहते हैं जी ये बस तुम्हारी नहीं है, ये बस चलेगी, इस बस से जो भी किराया कलेक्ट होगा दिन भर में, जो फेयर आएगा, भाड़ा आएगा, वो तुम्हारा है, तुम उसे खर्च कर सकते हो। इस टाइम पे ये बस, ये बिल्डिंग और ये एफडी 1 करोड़ की, ये मेरे लिए हो गया एंडोमेंट फंड, जिसको मैं नहीं छेड़ सकता, लेकिन जिससे ब्याज आएगा तो उस ब्याज को मैं काम करूंगा। तो ये जो एंडोमेंट फंड है ये तो लाइबिलिटी हो गई। अब जो मुझे ब्याज मिल रहा है एफडी से, जो मुझे ब्याज मिलेगा, बस का मुझे जो भाड़ा मिलेगा, या इस बिल्डिंग का जो मुझे किराया मिलेगा, अब इसके लिए अगर वो शर्त लगा दे, डोनर देने वाला आदमी शर्त लगा दे, तो वो स्पेसिफिक बन गया, वो लाइबिलिटी बन गई। और शर्त ना लगाए तो वो इनकम बन गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। लाइक कर दो फटाफट अगर आपको समझ आ रहा है, इस सेशन को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को। एंडोमेंट है क्या? इट इज द फंड अराइजेस फ्रॉम द गिफ्ट एंड इनकम, बट that fund is only used for a specific purpose, but the principal amount remains unchanged. जो प्रिंसिपल अमाउंट है भाई वो चेंज नहीं होगा। थस इट इज अ डोनेशन विद द कंडीशन दैट द डोनर टू यूज ओनली द इनकम अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी आप उसी को यूज कर सकते हो फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, और चाहे तो कोई जनरल पर्पस भी हो सकता है, सो दैट द ओरिजिनल डोनेशन अमाउंट रिमेन्स इंटैक्ट। और बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो, ये बहुत ज़्यादा नहीं आता पेपर में। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है क्लास? आप सबको पता है कि सर ये कैपिटल फंड में ऐड होता है। बेसिकली लाइफ टाइम अगर कोई हमारे एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो उसे एक पैसे देने पड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड, उसे एक अमाउंट देना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एलएमएफ, लाइफ मेंबरशिप फी। इट इज अ कैपिटल रिसीट, क्योंकि रोजमर्रा तो है ही नहीं कि कोई एक इंसान देगा तो जीवन भर के लिए देगा। लाइफ मेंबरशिप फी एंड एडेड टू द कैपिटल फंड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो आप जी जो बैलेंस शीट बनाते हो ना, उसकी कैपिटल फंड में हम क्या ऐड कर देते हैं? लाइफ मेंबरशिप फी, और सरप्लस भी हम यहीं पे ऐड कर देते हैं, राइट। इट इज पेड बाय द मेंबर्स वंस फॉर अवेल द सर्विसेज ऑल थ्रू हिज लाइफ। कई बार क्या होता है ना कि एनपीओ जो है अपने मेंबर्स को भी कुछ सर्विस देता है, तो उस सर्विस को पूरे साल जीवन भर लेने के लिए एक पेमेंट देनी पड़ती है, दिस इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी। विरासत में चीजें जो मिली हैं, दैट इज लेगेसी। इट इज द अमाउंट रिसीव एज डोनेशन बाय एनपीओ अंडर द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन। अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है और उसका कोई और वारिस नहीं है, तो मरने से पहले वो क्या कर सकता है कि यार ये इतना अच्छा संस्था है जो लोगों का इतना भला करते हैं, उपकार कर रहे हैं, कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है इससे, कितने गरीब लोग खाना खा रहे हैं या इलाज करा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैं अपनी सारी संपत्ति देके, अभी मर रहा है इंसान तो क्या कर सकता है, क्या छोड़ के जाएगा? वो कहते हैं ना कि कफन में कोई जेब नहीं होती, इंसान को जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, तो वो जो कुछ है वो उस एनपीओ के नाम कर जाता है। तो अगर उसने शर्त लगा दी मरने से पहले कि देखो मैं इस एनपीओ को ये 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये शर्त है, यहीं खर्च करेगा एनपीओ, तो वो बन जाता है स्पेसिफिक, बन जाएगा लाइबिलिटी। और कोई शर्त नहीं लगाई तो वो बन गया जनरल, राइट। विल मतलब वसीहत, ठीक है। इट मे बी जनरल और स्पेसिफिक, किसी भी तरीके से ये हो सकता है, कंडीशन लगा दी तो स्पेसिफिक, अदरवाइज जनरल। ऑनरेरियम, मान सम्मान का खर्चा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
जो लोग हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग ना कंबल वगैरह बांट रहे हैं लोगों को, या फिर हम लोग कोई स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन जी कहीं पे जाते हैं तो 2 करोड़ चार्ज करते हैं। अगर कहीं पे 10 मिनट के लिए खड़े हो जाए अमिताभ बच्चन साहब, तो वो 2 करोड़ चार्ज करते हैं। किसी की शादी में चले गए, या किसी इवेंट में चले गए, या किसी बड़े इंसान ने बुलाया किसी पर्टिकुलर, कि ठीक है अभी देखो अमिताभ बच्चन जी आए हो, फलाने की शादी में ये आया था, वो आया था, इस तरीके से होता है ना, तो वहाँ पे 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अब अमिताभ बच्चन जी को हमने बुलाया कि आइए, हमारे जो मेंबर्स हैं, जो लोगों का भला कर रहे हैं, थोड़ा उनको मोटिवेट कर दीजिए। तो अमिताभ बच्चन साहब आ गए हमारे पास, उन्होंने बोला वाह यार, हाँ भाई साहब आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, चलो हम तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। तो वो आ गए, वहाँ पे आके उन्होंने लोग थोड़ा संबोधित किया, लोगों को अच्छे से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे आप अच्छा काम कर रहे हो, समाज का कल्याण इस तरीके से किया जा सकता है, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हम सब लोग मोटिवेट हो गए। तो अब जब वो जाने लगे ना, तो हमने उनको क्या किया, एक टोकन अमाउंट दे दिया गिफ्ट के रूप में। हमने बोला यार अमिताभ बच्चन जी आपको 2 करोड़ तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट मेकिंग तो है ही नहीं, वो बड़े बड़े दंपत्ति लोग दे देते हैं आपको, हम तो नहीं दे सकते। ये छोटा सा 50,000 रुपए का आप हमारी तरफ से एक तरीके से ग्रैटिट्यूड समझो, आपकी तरफ हमारा आदर सत्कार समझो। हम आपको ये पैसे नहीं दे रहे, ना ही हमारे इतनी बस की है कि हम आपको पैसे दे सकते हैं, तो हम आपको बस ये दे सकते हैं, छोटा सा टोकन है। वो कहता नहीं नहीं, अरे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपना सम्मान दिखाते हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, और उनके मेहमान नवाजी में जो खर्चा किया गया है, ये सारी खर्चा जो होता है बेसिकली, जो उनको चेक दे रहे हैं, उन सबको बोलते हैं ऑनरेरियम। तो किसी के मान सम्मान रेस्पेक्ट दिखाते हैं हम उनको, उसका पैसा होता है ऑनरेरियम। तो ये कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, कई बार लेक्चर आते हैं, लेक्चरर आते हैं, गेस्ट लेक्चरर आते हैं, कोई सेक्रेटरी आ रहा है हमारे पास, किसी बड़े बिजनेसमैन की तरफ से कोई आ रहा है, या कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, या फिर कोई मान लो कोई एक्टर, बॉलीवुड का एक्टर आ रहा है, उसके लिए हम जो पैसे दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं क्लास ऑनरेरियम। ठीक है, मान सम्मान। इट इज अ टोकन, क्लास टेकन नहीं है, मिस्टेक लिखा हुआ है, टोकन लिख लो। It is a token payment made to the person who have voluntarily undertaken as a service which is normally rendered for a fee। आमतौर पे वो सर्विस पैसे देकर दिया जाता है, उन्होंने हमें वो सेवा दे दी। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड रेदर देन अ पेमेंट फॉर द सर्विस। तो हम अमिताभ बच्चन को उनके यहाँ आने की सर्विस की, जो उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को, उसके पैसे नहीं दे रहे, ठीक है, हम बस उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक संस्था खोल रखी है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब संदीप महेश्वरी जी कहीं खड़े होते हैं तो उनके चार्जेस होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो अब संदीप महेश्वरी जी को हमने बुलाया, क्या ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट कर दीजिए। वो कहते हैं जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो वैसे भी बहुत सारे लोगों को फ्री में मोटिवेट करता हूँ, आपके यहाँ भी आ जाऊँगा। तब उनको अगर हम अपने सम्मान दिखाने के लिए कुछ पैसे देते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑनरेरियम, राइट। और ये इनकम है, तो इनकम है, सॉरी ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है हमारे लिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड है ना, एक्सपेंडिचर साइड आएगा। सब्सक्रिप्शन क्या है? इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियडिकली। सब्सक्रिप्शन चंदा है जो हर मंथ, हर क्वार्टर, हर ईयरली, सेमी ईयरली कलेक्ट किया जाता है मेंबर से, सो दैट द मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव, ताकि उनकी मेंबरशिप चलती रहे, जिसकी वजह से वो हमें पैसे देते हैं। इट इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनपीओ। ये एनपीओ का एक मेन सोर्स है। इट इज एन इनकम, हैंस सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम है, तो इस साल का जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, ध्यान समझना, इस साल का जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, सिर्फ इसी साल का, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड भेज देंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो चंदा हमें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, वो हमारे लिए क्या है क्लास, असेट है। क्यों? क्योंकि हमने तो कमा लिया ना, हमको मिला नहीं है। 10 मेंबर ने पैसा नहीं दिया, तो हमने तो कमा लिया ना, हमको नहीं मिला है, तो वो असेट है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, अक्रूड इनकम की तरह, और एडवांस सब्सक्रिप्शन समय से पहले आपने एडवांस ले लिया, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, राइट। अब डिफरेंस पढ़ेंगे हम क्लास, बेसिकली 3 डिफरेंस पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस जो है हमारा, वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक। तो मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये समरी है, किसकी समरी है? कैश बुक की, जो कि कैश बुक से बनाया जाता है। जबकि कैश बुक जो है उसमें हर ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है, डेट वाइज, कि आज कितना पैसा आया, कल कितना पैसा आया, परसों कितना पैसा आया, इसलिए। और यहाँ पे समरी बना देते हैं इकट्ठा, एक ही डेट पे साल के एंड में सारा कितना पैसा आया, कितना नहीं। पीरियड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है, हर साल के एंड में बनाया जाता है। लेकिन ये बनाया जाता है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कितना पैसा आया, डेट वाइज कितना पैसा गया।
तीसरा है क्लास इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो कई बार क्या होता है ना, आपको डिफरेंस पूछ लेता है किसी भी दो बेसिस पे, तो वो बेसिस आपको याद रखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस, तो इसे कौन बनाता है? इसे एनपीओ बनाता है। और इसे कौन बनाता है? जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या मतलब ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इसे सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, सब। एनपीओ भी बनाएगा, प्रॉफिट मेकिंग भी बनाएगा। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट है जो सिर्फ एनपीओ बनाता है। साइड देर आर रिसीट साइड, रिसीट पैसा आएगा, और पेमेंट साइड, ठीक है। डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिसीट साइड और पेमेंट साइड। जबकि कैश बुक में क्या होता है? डेबिट साइड पैसा आना, क्रेडिट साइड पैसे जाना। तो मतलब जब भी यूज किया था वर्ड, तो रिसीट साइड और पेमेंट साइड यहाँ यूज करेंगे, वहां पे डेबिट और क्रेडिट साइड यूज करते हैं। लेजर फोलियो, यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं होता लेजर फोलियो। कैश बुक हैज ए सेपरेट कॉलम, एक मतलब कैश बुक में लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है एलएफ, जहाँ पे आज तक आपने कुछ लिखा नहीं है, पेज नंबर वगैरह लिखा होता है रियल लाइफ में। लेकिन यहाँ पे क्लास ऐसा कोई भी लेजर फोलियो नहीं होता। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना, जबकि आपने 11th में कैश बुक बनाते वक्त एलएफ का कॉलम बनाया होगा, राइट। मे बी आपने याद हो तो आपने एलएफ का कॉलम डेबिट क्रेडिट दोनों साइड आपने बनाया होगा, राइट। चलो, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट। तो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट, लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है क्लास? यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पहला बेसिस है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ एंड ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू, अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑब्जेक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू डिटरमाइन द सरप्लस। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम सरप्लस को पता कर सके, सरप्लस कितना है या डेफिसिट कितना है। सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सेस है ओवर इनकम, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो डेफिसिट, एक्सपेंडिचर कम तो सरप्लस। तो यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस और डेफिसिट कितना हो रहा है वो पता करने का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, तो इस अकाउंट को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्न एंड नेट लॉस इनकर। तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है उस चीज को जानने के लिए बनाते हो। प्रिपेयर्ड, इसे कौन बनाता है? एनपीओ। इसे कौन बनाता है? प्रॉफिट मेकिंग, और जो मुनाफा कमाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो पीएनएल बनाएगा, लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो एनपीओ बनाएगा। तीसरा है मेथड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाया जाता है वो ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है, जब कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन, ठीक है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, बेसिकली आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाया होगा जहां पे कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन। तो देखो देखो, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं आपको, तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो रिसीट एंड पेमेंट से बनता है जब आपने कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करा। यानी आप इतना ध्यान रख लो, क्लास आपने सारी बुक्स नहीं बनाई तो आप रिसीट एंड पेमेंट से बना दो, सारा बना रखा है तो आप ट्रायल बैलेंस से भी बना सकते हो। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमेशा बनाया था ट्रायल बैलेंस से, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, आपने देखा होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, तो नीचे जो एडजस्टमेंट लिखी रहती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उससे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस और एडिशनल। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से बनाया जाएगा जब आपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रखा है, नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रखा है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर ये पेपर में मान लो आ भी गया तो आप सीधे 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 ये बोल देना, इसे बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, इसे बनाते हैं क्लास ट्रायल बैलेंस से। इतना भी लिख दोगे तो गलती नहीं होगी, डोंट वरी। तो इसमें टेंशन मत लेना, इतना सारा सर हम कैसे याद करेंगे। बैलेंस, इसका बैलेंस होता है सरप्लस या डेफिसिट जो लास्ट में बचता है, इसका बैलेंस होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ओके, अब है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करें नेचर की, तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये ध्यान रखना क्लास, रियल अकाउंट नेचर है, कैश बेसिस पे बनाया जाता है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है और वो एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। तो नेचर ध्यान रखना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रियल नेचर है जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नॉमिनल नेचर है। फॉर्म, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज रिसीट, डेबिट साइड रिसीट है और क्रेडिट साइड पेमेंट है, जबकि डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट शोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन। तो डेबिट साइड आता है एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड आता है इनकम एंड गेन। रेवेन्यू कैपिटल, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों ट्रांजैक्शन आती हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे डेली एक्सपेंसेस हो, चाहे फिक्स असेट को खरीदने में जो खर्चा किया है वो हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन आते हैं, वो भी करंट ईयर का, इसमें कोई मतलब नहीं कभी कभी आ जाए।
period. It shows receipt and payment account whether they related to past, current और succeeding year. चाहे अगले साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो, जी पैसा आ गया लिख दो इसमें. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की चीजें ही रिकॉर्ड किया जाता है. इट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली रिलेटिंग टू द करंट ईयर. तो जो इस साल का है वही रिकॉर्ड होगा, पिछले साल का, अगले साल का आपको नहीं लेना है. नॉन कैश आइटम, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम. ध्यान रखना कि ये नॉन कैश आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता, यानी कि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसको क्लास रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि पैसा नहीं आया. लेकिन ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन लाइक डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा ये. तो जहाँ पे पैसा नहीं भी आ रहा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा क्योंकि एक्रूल बेसिस पे बनता है और एक कैश बेसिस पे बनता है. इसीलिए क्लास यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी जो नॉन कैश आइटम है. क्लोजिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस शो करता है कितना कैश और बैंक बैलेंस है साल के एंड में, जबकि इसका क्लोजिंग बैलेंस शो करता है कि सरप्लस कितना है और डेफिसिट कितना है जो कि कैपिटल फंड में ऐड होता है. आप सबको पता है सरप्लस डेफिसिट कैपिटल फंड में जाता है, सरप्लस प्लस होता है और डेफिसिट क्या होता है, माइनस. लास्ट है एडजस्टमेंट. रिसीट पेमेंट अकाउंट में सीधे आप कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो लिखते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे कैश बेसिस है तो कोई भी एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं होती. लेकिन इसके अंदर क्लास आप एडजस्टमेंट करोगे, कितना आउटस्टैंडिंग इनकम है, कितना अक्रूड इनकम है या एडवांस इनकम है, उसको प्लस माइनस करने का काम इसमें करोगे. इसमें प्लस माइनस होता है, तभी आपने सब्सक्रिप्शन में प्लस माइनस भी किया होगा, कोई भी एक्सपेंस में प्लस माइनस किया होगा. रिसीट पेमेंट में कोई प्लस माइनस नहीं, पैसा आ गया लिख दो, कभी कभी छोड़ो उससे ले देने, पैसा आ गया लिख दो. ये कहता नहीं पैसा आ गया लिखो, इसमें से अगले साल कितना है हटा दो, पिछले साल कितना है हटा दो. तो इसलिए क्लास यहाँ पे प्लस माइनस होता है जबकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं होता. और इसके साथ हमारा पूरा का पूरा एनपीओ का कंप्लीट थियरी जो है वो खत्म हो गया. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लाइक करोगे, अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों भाई बहनों में इसको शेयर कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.